हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर आपके लिए जो है UPHESC की जो है तैयारी कराई है। सारे कंटेंट जितनी भी आपकी यूनिट हैं 6 यूनिट आपकी, सभी कंटेंट हमने अच्छे से क्लियर किए हैं आपको, और उनमें साथ साथ हमने MCQ भी आपको कराए हैं वहाँ पर। लेकिन एक अच्छी तैयारी के लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेट भी आपके होने चाहिए, जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये कुल हमने आपके 25 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, और इनमें जो आपकी 6 यूनिट है सभी में से मैंने जो है आपके MCQs बनाए हैं। तो आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जितने भी MCQ, हर वीडियो में आपको 25, ज़्यादा MCQs में नहीं लेकर आई हूँ। हर वीडियो में आपको 25 ही MCQ दूंगी, और 25 ही आपकी जो है ये सीरीज़ है। एक तरह से ही आपकी जो है मैराथन है, आपकी एक दौड़ है MCQ की। अगर आप इसको अच्छे से कर पाते हैं, इस दौड़ को आप क्वालिफाई कर पाते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो है पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो पाएगा। और हो सकता है जो आगामी आपकी UPHESC की जो एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है आपका टाइम अच्छा हो जाए और आपको जॉब भी मिल जाए। तो दोस्तों, जो चैनल आज ही से जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, और जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे ये कंटेंट आप जैसे दोस्तों के साथ और आपकी तरह ही जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनियन बजट 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त किया गया है। क्या कहा गया है कि यूनियन बजट जो 2016-17 में आया है उसको किसान कल्याण उपकर को किसके साथ जोड़ा गया है। तो बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, इसमें बी है सेवा कर। चलिए इसके डिटेल जान लेते हैं। डिटेल देखिए इसकी यहाँ पर। केंद्रीय बजट 2016 में प्रस्तावित जो किसान कल्याण उपकर की सेवा कर के साथ संहित किया गया है। उपकर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। किसान कल्याण पर सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% की दर से लगाया जाएगा। इससे प्राप्त हुई धनराशि का उपयोग कृषि सुधार, किसान कल्याण से संबंधित क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपका। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई थी। जो छठी आर्थिक जनगणना हुई थी तो वह किस वर्ष में पूर्ण हुई थी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, 2013-14 ईस्वी में। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं, अच्छे से विस्तार को समझते हैं इसके। आर्थिक गणना के आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में छठी आर्थिक गणना जनवरी 2013 से अप्रैल 2000 दौरान की गई थी। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो छठी आर्थिक गणना योजना आई थी वह जनवरी 2013 से लेकर अप्रैल 2014 के दौरान की गई थी। ठीक है, कितने दिन चली देख लीजिए आप। जनवरी से शुरू हुई तो अप्रैल में 5-6 महीने चली आराम से ही आपके। नहीं, जनवरी में चली तो अप्रैल में 3-4 महीने चली। 28वें जो है ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बताइए दोस्तों, इसमें जो पुरस्कार दिया गया वो कब दिया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, 88 जो आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था 2016 में, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। इसको हम डिटेल में आपको थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार है, जिसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स ऑफ साइंसेज AMPS द्वारा 24 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पूरी जानकारी यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बॉन्ग जून-हो द्वारा निर्देशित फिल्म पैरासाइट को प्रदान किया गया। वर्ष 2020 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोवाकिन फिनिक्स तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनी जेलवेगर को प्रदान किया गया। तो ये इसका आंसर है, वहाँ पर वो सही नहीं है। तो यहाँ पर डिटेल आपको पता चल गई। अगर क्वेश्चन ये आपका आगामी परीक्षा में आता है तो आप सही करके आइए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहीं पर है अगला प्रश्न आपका। भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह
3AC नई ट्रेन का क्या नाम है? तो बताइए दोस्तों, इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम है आपका हमसफ़र। ठीक है, हमसफ़र नाम है। तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं। भारत के तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वर्ष 2016-17 के लिए घोषित रेल बजट में पूरी तरह से 3AC में सुसज्जित ट्रेन का नाम हमसफ़र। इस ट्रेन में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम को लागू किया गया था, अर्थात जैसे जैसे सीटें कम बचेंगी किराया बढ़ता जाएगा। पहली हमसफ़र ट्रेन गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चलाई गई थी। वर्तमान में रेल बजट की 1 फरवरी 2017 के बजट में आम बजट में समाहित कर लिया गया था। तो ये आपके पास्ट की जानकारी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर देखिए। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी जानकारी। पाकिस्तान की संसद सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली इमारत बन गई। देख लीजिए, इस्लामाबाद स्थित संसद भवन में चीन के सहयोग से सोलर पैनल का काम पूरा किया गया। पाकिस्तान के संसद का सौर ऊर्जा संयंत्र 80 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। संसद के लिए 62 यानी कि 62 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। शेष 18 मेगावाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को दी जाएगी। इजराइल की संसद नेसेट में भी आंशिक रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न, इजराइल की संसद का नाम आपको पता चल गया यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आप जो है प्रश्न छोटे छोटे यहाँ से निकाल सकते हैं जब आपको जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न, 13वें दक्षिण एशिया खेल सैग 2019 का आयोजन स्थल प्रस्तावित है। तो 2019 का प्रस्तावित है, यानी कि प्रस्तावित अब तो था में चला गया, अब 21 चल रहा है ना। तो बताइए दोस्तों, कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? काठमांडू, लाहौर, दिल्ली या फिर नेफ्थिडा, म्यांमार। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, काठमांडू, नेपाल। 13वें जो दक्षिण एशियाई खेल सैग होने थे 2019 के, वो काठमांडू नेपाल में होने थे या हुए। वर्ष 2019 में यहाँ पर इसकी डिटेल है। साइकिल का आयोजन नेपाल में किया गया था। अब आएगा यहाँ पर इसके में दक्षिण के सभी सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ये सब शामिल हुए हैं। प्रथम दक्षिण एशिया खेल का आयोजन वर्ष, अब यहाँ पर प्रथम का आपको पता चल गया है ना, 13वें के साथ साथ 1984 में काठमांडू नेपाल में ही किया गया था। 14वां दक्षिण एशिया खेल 2021 में पाकिस्तान में संपन्न होंगे। आगे की भी जानकारी मिल गई, सबसे पीछे की भी जानकारी मिल गई और 2019 की भी मिल गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? आजकल आम का सीजन भी चल रहा है, तो आपका आम का भी प्रश्न आ चुका है, सुन लीजिए इसका उत्तर क्या होगा? सी, अल्फांसो को। तो देख लीजिए आगे, अल्फांसो भारत का सबसे खास किस्म का आम है और जो है इसके अन्य नाम क्या है? हापुस महाराष्ट्र में, और जो है आपुस जो है कर्नाटक में। अल्फांसो नाम का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में आपको कितने नाम पता चले, इसके 2 नाम हैं और जो है इसको अल्फांसो को सर्वाधिक क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? यानी कि हमें जो मिलते हैं किस फसल से तेल भी और रेशा भी दोनों ही पर्याप्त यानी अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर आप देखिए डिटेल में। भारत में प्रमुख तिलहनी फसलें सरसों, अलसी, सोयाबीन एवं मूंगफली हैं। अलसी या तीसी ऐसी तिलहनी फसल है जिससे प्रचुर मात्रा में तेल व रेशा दोनों प्राप्त किए जाते हैं। कौन सी फसलें हैं? अलसी या तीसी ऐसी तिलहनी, अलसी या तीसी। सनई एवं जूट भी रेशेदार पौधे हैं, लेकिन इनमें तेल नहीं प्राप्त होता है। देखा होगा सनई सबने, जूट भी सबने देखा, लेकिन इनसे तेल नहीं मिलता। अलसी से तेल मिलता है और तीसी से। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अलसी। चलिए, फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? कितना अच्छा प्रश्न है आपका, जरूर नोट डाउन करें। तो आपको इसका उत्तर बताना है। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सोचिए, सभी ने सोच लिया होगा इसका उत्तर कौन सा होगा। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा मसूर एवं चना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, पहले इसकी आप डिटेल देख लीजिए। भारत विश्व का सर्वाधिक दलहन उत्पादक एवं उपभोक्ता है। हमारे देश में दालें रबी, खरीफ, जायद ये तीनों फसल के नाम है, रबी, खरीफ और जायद।
चक्रों में उत्पादित की जाती हैं। भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% चना व अरहर का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख दालों में मटर, मूंग, उड़द, लोबिया शामिल है। फलीदार होने के कारण ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की संयुक्त रूप से विकसित किया है, किसने किया है विकसित रूप से? यहाँ पर देशों के नाम है भारत और जापान, भारत और रूस, भारत और अमेरिका, भारत और बांग्लादेश। तो बताइए इन चारों में से किसने मिलकर इसका क्या किया है, संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है मिलकर? तो 10वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, भारत और रूस ने मिलकर यानी कि संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है, इस मिसाइल को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ लेना आराम से। अगला प्रश्न आपका मैचिंग का है 11वां। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके बारे में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि ABCD 4 ये आपके ऑप्शन है, चारों में कोई एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 हैं। तो बताइए दोस्तों, विटामिन ए किस में होता है, विटामिन ई या विटामिन डी, विटामिन बी, कौन सा इसमें आपका गलत हो सकता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा हो सकता है गलत? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें विटामिन बी आपका इसमें गलत है, धान की भूसी, विटामिन बी। तो दोस्तों इसमें जो विटामिन बी है वो किस में पाया जाता है? तो विटामिन बी जो है दूध में है और यीस्ट में है, साथ में आपके मांस में होता है, सब्जी और दालों में होता है, भूसी में नहीं होता। अब भूसी में कौन सा विटामिन होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, विटामिन ई जो है वो भूसी में होता है, धान की भूसी, धान की भूसी में विटामिन ई होता है। अब देखिए विटामिन ए, विटामिन ए में गाजर के साथ साथ और कौन से होते हैं? दूध भी होता है, मक्खन भी होता है, और विटामिन ई में क्या है? ताड़ का तेल तो है ही, साथ में जो आपका है क्या नाम आपका विटामिन ई में क्या क्या होता है? अंकुरित गेहूँ, अंडा, ये सब भी इसमें हो आते हैं। ठीक है, विटामिन डी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपका कांड यकृत आता है तेल, और मछली का तेल भी आता है, ये तो है ही कांड यकृत तेल, साथ में मछली के तेल में भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ इसकी आप डिटेल देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल है। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। कीट भक्षी पौधे किस मृदा में, यानी कि किस मिट्टी में उगते हैं उसमें अल्पता होती है? 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन की। ठीक है, इसकी हम डिटेल देखते हैं। कीट भक्षी पौधे मांसाहारी पादप कहे जाते हैं। ये पौधे ऐसी भूमि पर उगते हैं जहाँ नाइट्रेट का अभाव रहता है, अथवा ये पौधे भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, मेघालय में पाया जाने वाला घटपर्णीय कीट भक्षी पौधा है, इसको जरूर नोट डाउन करें, अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है एग्जाम में। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? कौन सा जैव अणु जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, इसमें बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इसमें केरेटिन, केरेटिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है, जान लीजिए इसकी डिटेल। केरेटिन एक प्रोटीन है, एक साधारण प्रोटीन का प्रकार है जो बालों में पाया जाता है। इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन के साथ साथ केवल अमीनो अम्ल में ही मिलते हैं। उदाहरण तौर पर ग्लोबिन, अंडे में एल्यूब्यूमिन, बालों को केरेटिन साधारण प्रोटीन के प्रकार हैं। ठीक है, अंडे का ये है, बालों में ये केरेटिन के साधारण प्रोटीन के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं अशांति के लिए खतरा माना था? भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों के लिए, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 17वें का सी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है, जब देश आज़ाद होने वाला था तब मिशनरी गतिविधियां चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आत्मघाती ये जो है देश के लिए क्या है, आत्मघाती या उसकी शांति को खतरा पहुंचा सकती है। तो जानकारी देख लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1833 के बीच भारत का गवर्नर जनरल बने थे। इसके पूर्व वह मद्रास के गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। इसने भारत में ही रही जो ईसाई मिशनरी थी उनके क्रियाकलापों को आत्मघाती व शांति के लिए खतरा बताया।
बताया था। इसके समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में सती प्रथा का अंत 1829 में, ठगी प्रथा का अंत 1830 में, नरबली प्रथा की समाप्ति प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1935 में, सरकारी सेवा भेदभाव की समाप्ति तथा मंडलायुक्त पद का सृजन इत्यादि इसके यानी कि इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या कहा। और इन्होंने ये सबसे बड़ा काम किया था, यहाँ पर सती प्रथा का अंत किया था। इससे अच्छा शायद और कोई काम नहीं हो सकता था। ठगी तो खैर सही है, लेकिन सती प्रथा ये बहुत ही मतलब खतरनाक वाली प्रथा थी हमारे देश की, जिसका इनके द्वारा अंत हुआ था। और साथ में इन्होंने क्या किया था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मुझे लगता है प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको पता भी चल रहा होगा कि आपने अपने एग्ज़ाम की कितने अच्छे से तैयारी की है। अगर आपके मैं 25 आपको प्रश्न करा रही हूँ, 25 में से अगर आपके 20 भी सही जाते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं जाते हैं तो आपको और अधिक तैयारी की ज़रूरत है। तो मैं आपके 25 ये प्रैक्टिस सेट जो लेकर आई हूँ, इनको करिए। नहीं आते हैं तो इनको दोबारा से याद कीजिए और फिर इसके बाद 25 कराने के बाद फिर और अच्छे से निखारूंगी आपके प्रश्नों को। तो आप बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका थॉमस रेलिंग। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं, अगले पेज पर इसकी डिटेल देखते हैं। 1901 में करजन ने भारत के उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना विवश होकर करजन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देना था। रैले कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। इसकी जानकारी आपको मिल गई। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहीं पर है आपका। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें। तो बताइए कब कहाँ हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन? अंग्रेजों के शासनकाल में ही। तो आपका 19 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, लंदन में। ठीक है, तो देखें इसकी डिटेल, जानते हैं क्या था ये। साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आयोजन किया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर तक। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, नवंबर से दिसंबर तक। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम व तृतीय गोल सम्मेलन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। ये प्रश्न कई बार बच्चों पूछा गया है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है आपका, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, बताना है इसमें कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो इसका उत्तर आपको सीधा दिखाई दे रहा है 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो आयोजन होता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। दिल्ली दरबार दर्पण उनकी एक रचना है, वो उन्होंने इसी पर लिखी है। दिल्ली दरबार के अवसर पर ही 12 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा तथा दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो देखिए दो जानकारी आपको और प्राप्त हो गई यहाँ पर। दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी की भी आपको तैयारी कराई जा रही है। जो आपका ये UPHESC का जो आपका पेपर है और साथ में UP TGT PGT इन सब की हिंदी की भी आपकी तैयारी कराई जाती है। अगर आप वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ आप अलग तरह की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से भी। तो हिंदी की भी वीडियो आप देख सकते हैं जो हिंदी से पेपर देने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कुट से निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति को सही अनुक्रम बताना है। देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है।
तो 21 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। सोच लीजिए पहले इसको, फिर हम बताते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्पेन, मंगोलिया, इसको सीक्वेंस में लगाने की सबसे पहले कौन सा इसमें आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा, चौथा या चौथा ही आएगा। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, हैं। 21 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 4 3 1 2। चलिए इसकी हम डिटेल देखते हैं। यहाँ पर दिए गए देशों का दक्षिण से उत्तर दक्षिण क्रम निम्न प्रकार होगा। मंगोलिया, फिर स्पेन, फिर मैक्सिको, फिर अर्जेंटीना, सबसे लास्ट में अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहा था, है ना। बताइए दोस्तों कौन सा रहा था। तो 22 में सी महाराष्ट्र रहा था फलों के उत्पादन में सबसे ऊंचाई पर, सबसे शीर्ष पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ इसकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ पर राज्य है तो 4 हैं, 4 अभ्यारण्य हैं, 4 राज्यों के नाम हैं। तो बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाखल मध्य प्रदेश में नहीं है और ये तेलंगाना में है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में है, और बाकी सारे आपके मैचिंग के हैं, इनको लिख लीजिए। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये प्रश्न आपका कई बार हो चुका है, मुझे लगता है ये उत्तर सभी का सही जाएगा। तो बताइए दोस्तों, लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ इसकी डिटेल है, देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है, लक्षद्वीप की साक्षरता दर इतनी है, इसमें पुरुष की साक्षरता दर इतनी, महिला की साक्षरता दर इतनी। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिए इसको। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई। बताइए दोस्तों, किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित हुई। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1990 में। ठीक है, इसके डिटेल देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की व्यवस्था करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की अनुशंसा पर 28 मई 1990 को किया गया था। सारी डिटेल को अच्छे से पढ़िए और इसको नोट डाउन करिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये प्रश्न तो मैं कई बार आपको, जो मैंने संविधान से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप प्लेलिस्ट में उसको जाकर देखिए। इस तरह के प्रश्न वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो उसको आप देखिए। तो आपका इसका उत्तर आपको दिख ही रहा है कि इसका सी उत्तर है। भारत में 73 संशोधन अधिनियम 1992 के मध्य से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग, यानी कि 9th, ये इसको 9th बोलते हैं, ये 9 नंबर है, और ऐसे जो बनता है वो 10th जोड़ा गया, इसे पंचायत नाम दिया गया। ये प्रश्न बच्चों बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी डिटेल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से जो है नोट डाउन भी कर लीजिए पॉइंट्स, और ये प्रश्न भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय सिद्धांत में जोड़ा गया। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो बताइए दोस्तों, कौन सा जोड़ा गया था। तो इसमें आपको बता दें, मुफ्त कानूनी सहायता, ये संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। ये 42वें संशोधन के माध्यम से और 39 का में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है, इसको आप 95 में मान के चलें। तो बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। 1952 को इसकी स्थापना की गई। इस परिषद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना तथा उनका अनुमोदन करना है। क्या करना है, राष्ट्रीय योजना, जो सरकारी योजनाएं बनती हैं उनको दिशा निर्देश करना है कि वो सही है या नहीं है। भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान्य है। बताइए। तो 29 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 10। ठीक है,
चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में 50 पैसे के सिक्के के विधिक रूप से 10 रुपये तक के भुगतान हेतु मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया? तो बताइए खाद्य सुरक्षा कब लागू किया गया? तो इसमें आपका उत्तर 1 मार्च 2016। दोस्तों आपने अगर पता रहता है तो आपके दिमाग में एकदम से आंसर क्लिक कर जाना चाहिए। अगर नहीं पता, अगर आप देखते रहते हैं अच्छा ये है, अच्छा ये है, 2014 है, 15 है या ये वाला है, तो आपको इसका मतलब याद नहीं है और आप कंफ्यूज हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं और आप सीधे सीधे एकदम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्नों में सीधे सीधे आंसर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। तो अगर आपको पता है तो आप एकदम से आंसर देंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसका मतलब आप श्योर नहीं रहते हैं। तो पहले अच्छे से पढ़िए चीज़ों को, कंफ्यूज मत होइए, इस तरह के आंसर को बिल्कुल डायरेक्ट लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर पर नहीं जाइए, 5 क्वेश्चन बीच में से आपके गायब हैं, तो ये पूरे 25 आपके प्रश्न हैं। कभी आप सोचे मैडम ने 30 कराए हैं, 5 प्रश्न आपके वहाँ से गायब हैं, ठीक है। जो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, लेकिन मैं हर एक में आपके 25 लेकर आ रही हूँ। ये 30-30 की बनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 5 प्रश्न आपके लिए सही थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इसकी डिटेल आपको दे देती हूँ, 1 मिनट, यहाँ डिटेल देख लीजिए इसकी। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 को पारित हुआ। इस कार्यक्रम के इतने लाख अंत्योदय परिवार अर्थात लगभग इतने करोड़ आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। खाद्य सुरक्षा आच्छादित लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें 3 किलो गेहूँ और ये 3 रुपये के किलो मिलेंगे, तथा 2 किलो चावल 3 रुपये किलो मिलेंगे, ये भी वितरित करने का प्रावधान है। तो पता चल गई आपको क्या था ये खाद्य सुरक्षा कानून यूपी में, है ना। चलिए अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए